प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। अब तक की वीडियो में हमने मुग़ल बादशाह बाबर और हुमायूं की चर्चा की थी। हमने देखा था कि किस तरह से हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी बना और उसके सामने कौन कौन सी आंतरिक और बाह्य कठिनाइयाँ आई और किस तरह से उसने अपनी कुछ भूलों से बाबर के विशाल साम्राज्य को खो दिया। अब हालांकि उसकी असफलता में उसकी भूलें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कारण थे जिसके कारण से उसने बाबर द्वारा मिले विशाल साम्राज्य को अपने हाथों से गंवा दिया। तो वो क्या कारण थे जिसके कारण हुमायूं को असफलता का सामना करना पड़ा? तो देखिए, सबसे पहले हुमायूं की असफलता का जो कारण था वो था हुमायूं की स्वयं की कुछ व्यक्तिगत दुर्बलताएं। यहाँ पर देखिए, उसने मूर्खतावश अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। इससे साम्राज्य की एकता समाप्त हो गई। पंजाब और काबुल कामरान को दे देने से उसकी शक्ति का आधार ही समाप्त हो गया। वह कालिंजर के राजा को भी कूटनीति से अपने पक्ष में कर सकता था, लेकिन उसने कालिंजर का घेरा डालकर अपनी अदूरदर्शिता का परिचय दिया। इसके अलावा चौसा के युद्ध में भी उसने चौसा और बिलग्राम के दोनों युद्धों में उसने समय व्यर्थ गंवाया और उसने तुरंत शेर खां पर आक्रमण नहीं किया। वह बारिश के आने का इंतज़ार करता रहा, जबकि बारिश उसके लिए घातक सिद्ध हुई। इसके अलावा उसने राजपूतों के सहयोग को भी गंवा दिया। वो चाहता तो रानी कर्मवती को सहयोग देकर राजपूतों को अपने प्रति कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये उसकी कुछ व्यक्तिगत दुर्बलताएं, भूलें थीं, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा और उसे असफलता का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हुमायूं की अपव्ययता भी उसकी असफलता का कारण सिद्ध हुई। उसने युद्ध के दौरान भी अपने शिविर में रंगरलियों में डूबा रहा और उसने अपने शत्रुओं पर पूरी तरह से सुदृढ़ होकर या अपनी सेना को संगठित कर आक्रमण नहीं किया। उसने बहुत सारा समय यूं ही गंवा दिया। कालिंजर के शासक से जनधन की हानि का मुआवजा प्राप्त हुआ था तथा चंपानेर से गुजरात के बादशाह का राजकोष मिला था, लेकिन वह अपने धन को बड़ी बड़ी दावतें देने, आनंद मनाने, अपने अनुयायियों को पुरस्कार बांटने और बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने में खर्च करता रहा। वह अपने अनुयायियों में खिल्लत बांटने और दावतें देने का सदैव तत्पर रहता था। उधर शत्रु द्वार खटखटा रहा होता था और हुमायूं दावतें खाने में ही व्यस्त रहता था। हुमायूं की इस अपव्ययता के कारण साम्राज्य की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो गई और तत्कालीन परिस्थिति में उसे मितव्ययी होना चाहिए था, जबकि उसने अपव्ययता करके अपना राजकोष खर्च कर दिया। तीसरी उसकी असफलता का कारण था कि वह अपने भाइयों के प्रति अत्यधिक उदार था, लेकिन उसके भाइयों ने उसके प्रति कोई भाई भक्ति नहीं दिखाई और इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। राजपूतों का सहयोग भी उसे नहीं मिला। वो चाहता तो बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की रानी कर्मवती को सहयोग देकर राजपूतों को अपना बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो असफल रहा। इसके अलावा हुमायूं की विलासिता उसकी असफलता का प्रमुख कारण बनी। हुमायूं की विलासिता ही उसके प्रबल शत्रु सिद्ध हुई। वस्तुतः उसके लाड़ प्यार पालन पोषण ने ही उसे विलासी बना दिया था।
गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद उसने अपने आप को भोग विलास और आमोद प्रमोद में लिप्त कर लिया। चाहे शत्रु उसके सिर पर मंडरा रहा हो, लेकिन वह अपनी रंगरेलियों को नहीं छोड़ता था। गुजरात के बहादुर शाह को पूर्ण परास्त किया ही नहीं था कि मांडू में उसने कई सप्ताह रंगरेलियों में व्यतीत कर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि बहादुर शाह को अपनी शक्ति संगठित करने का अवसर मिल गया। जिस समय शेर खां जिस समय उसे हुमायूं को शेर खां के बंगाल अभियान की सूचना मिली, वह अपने आमोद प्रमोद में ही मस्त था। फिर शेर खां के विरुद्ध अपने बंगाल अभियान के समय वह शेर खां को पराजित भी नहीं कर पाया था कि उसने गोड़ में 8 महीने भोग विलास में ही बिता दिए। परिणाम स्वरूप शेर खां ने विशाल भूक्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। अपने सैनिक अभियानों में भी वह अपना विशाल हरम साथ रखता था, जिससे तोपों की गर्जन के बीच भी सैनिक शिविर में उसकी रंगरेलियां आरंभ हो जाती थी। अपने पलायन काल में भी, जबकि वह अपना सर्वस्व खो चुका था, 14 वर्षीय हमीदा बानो से निकाह करना उसकी विलासी प्रवृत्ति का परिचायक है। वस्तुतः औरत हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसकी यह कमजोरी उसकी असफलता का प्रमुख कारण बनी। अगला कारण था शासन के प्रति हुमायूं की उदासीनता। ये सही है कि हुमायूं को विरासत में अस्त व्यस्त प्रशासन व्यवस्था प्राप्त हुई। इसका कारण तो यह बताया जा सकता है कि बाबर को पर्याप्त समय नहीं मिला था, लेकिन हुमायूं के पास तो पर्याप्त समय था, और यदि उसमें योग्यता होती तो वह प्रशासन को सुसंगठित कर सकता था। लेकिन उसे तो अपनी रंगरलियों से ही फुर्सत नहीं थी, अतः प्रशासन की ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। गुजरात को अधिकृत करने के बाद यदि वह वहाँ पर अच्छे प्रशासन व्यवस्था स्थापित कर देता तो बहादुर शाह के अधिकारी इमादुल मुल्क को अहमदाबाद से मालगुजारी एकत्र करने का अवसर ही न मिलता और न गुजरात उसके अधिकार से जाता। साम्राज्य के स्थायित्व के लिए सुसंगठित प्रशासन व्यवस्था का होना अनिवार्य है। दुर्भाग्यवश हुमायूं इस सत्य को समझ नहीं सका, इसलिए उसे दर दर की ठोकर खानी पड़ी। उसकी असफलता का अगला प्रमुख कारण था सफल नेतृत्व का अभाव। जिस समय हुमायूं गद्दी पर बैठा था, यह वह काल था जबकि साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए शासक में नेतृत्व के आवश्यक गुणों का होना अनिवार्य था, लेकिन हुमायूं में इन गुणों का अभाव था। हुमायूं को युद्धों के प्रति कोई लगाव नहीं था और जहाँ तक संभव होता वह युद्ध को टालता रहता था। गद्दी पर बैठने से पूर्व उसने कभी कठिन परिस्थितियाँ नहीं देखी थी, अतः गद्दी पर बैठने के बाद वह कठिन परिस्थितियों से भागता रहा। अपने सैनिक अधिकारियों पर वह कोई नियंत्रण नहीं रख पाता था। फलस्वरूप उसके सैनिक अधिकारी उच्च श्रृंखल हो गए। उसे न तो सैन्य संगठन का ज्ञान था और न सैन्य संचालन का। जिस समय शेर खां गोड़ का घेरा डाले हुए था, उस समय हुमायूं द्वारा चुनार का घेरा डालना मूर्खता थी। यदि उसे सैन्य संचालन एवं रणनीति का ज्ञान होता तो वह चुनार की बजाय सीधा गोड़ पर आक्रमण करता। चौसा और बिलग्राम के युद्ध के अवसर पर भी उसने मुगल शिविर ऐसे स्थान पर लगाए जो काफ़ी नीचे था। फलस्वरूप वर्षा आने से मुगल शिविर में पानी भर गया और उसकी अधिकांश युद्ध की सामग्री भी पानी में बह गई। जिस समय हुमायूं चौसा के मैदान में पहुंचा, उस समय शेर खां की सेना भी थकी हुई पास में आराम कर रही थी। इस समय हुमायूं ने अपने अधिकारियों की सलाह की उपेक्षा करते हुए शेर खां पर आक्रमण नहीं किया और दोनों सेनाएं लगभग 3 महीने तक आमने सामने पड़ी रही। फलस्वरूप शेर खां को पर्याप्त समय मिल गया। इस प्रकार हुमायूं को यह भी ज्ञान नहीं था कि शत्रु पर कब और किस प्रकार आक्रमण करना चाहिए। इसके अलावा हुमायूं में दृढ़ निश्चय का अभाव था। हुमायूं में तत्काल निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी और कभी ले भी लेता था तो उस पर दृढ़ निश्चय के साथ कार्यवाही करने की योग्यता नहीं थी। चूँकि चुनार के प्रथम घेरे के समय उसने शेर खां से संदिग्ध सी संधि कर ली।
1538 ईस्वी में उसने शेर खां से समझौता करने में कई माह खराब कर दिए और समझौता स्वीकार करने के बाद जब बंगाल के शासक ने हुमायूं से शेर खां को पराजित करने की प्रार्थना की तो उसने शेर खां से हुए समझौते को भंग कर दिया। फलस्वरूप वह अफगानों के समक्ष झूठा सिद्ध हुआ। हुमायूं की इस ढील मील नीति के कारण उसके सैनिक तो उससे असंतुष्ट रहते ही थे, किंतु उसके भाई भी उससे नाराज रहते थे। हुमायूं की इस नीति का लाभ उठाते हुए ही कामरान ने पंजाब पर अधिकार किया था। बीलग्राम के युद्ध में पराजित होकर जब वह लाहौर आया तब उसकी नीति से क्षुब्ध होकर हिंदाल सिंध की तरफ चला गया। वस्तुतः उसकी ढीलमिल नीति का ही परिणाम था कि उसे अपना सर्वस्व खोकर दुर्दिन देखने पड़े। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी हुमायूं की असफलता के लिए उपयुक्त कारणों को स्वीकार नहीं करते। उनका मानना है कि हुमायूं की असफलताओं का प्रमुख कारण उसका दुर्भाग्य था, लेकिन इस दुर्भाग्य का कारण उसकी मूर्खता और अदूरदर्शिता थी। युद्ध के समय वर्षा होना केवल हुमायूं का दुर्भाग्य कैसे मान सकते हैं? वर्षा तो दोनों के लिए समान थी। यह तो हुमायूं की दूरदर्शिता थी कि प्रथम उसने अपने शिविर के लिए नीचा स्थान चुना और दूसरा युद्ध क्षेत्र में पहुंचते ही शेर खां पर आक्रमण न करने की भूल की। यदि वह युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर तुरंत आक्रमण कर देता तो अपनी तोपों का प्रयोग भी भली भांति कर सकता था, लेकिन मूर्खतावश उसने आक्रमण नहीं किया और शेर खां भी वर्षा होने का इंतजार करता रहा। इस प्रकार कठिन परिस्थितियों और दुर्भाग्य का निर्माण तो स्वयं उसी ने किया था। लेकिन इन सब के बाद भी हुमायूं ने हिम्मत नहीं हारी और उसने 15 मई 1555 ईस्वी को मच्छीवाड़ा में अफगान व मुगलों के बीच के भीषण संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में अफगान भाग खड़े हुए और विजयश्री हुमायूं के हाथ में रही। इस विजय के फलस्वरूप हुमायूं का समस्त पंजाब और हिसार फिरोजा पर अधिकार हो गया। अब बैराम खां सरहिंद की ओर बढ़ा, लेकिन इसमें बताने योग्य बात यह है कि अब जो क्षेत्र हुमायूं से शेर खां ने प्राप्त किया था, अब शेर खां मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और उसकी जगह सिकंदर शाह यहाँ का शासक था। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी साम्राज्य को संगठित नहीं कर सके और इसी कारण हुमायूं को अब पुनः अपने क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने का अधिकार। हुमायूं की इन विजयों से सिकंदर शाह घबरा गया। फिर भी अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उसने 80,000 सेना लेकर दिल्ली से कूच किया और सरहिंद में पहुंचकर मोर्चाबंदी कर दी। इधर बैराम खां ने भी सरहिंद में पहुंचकर सुदृढ़ किलेबंदी कर दी। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद में भीषण युद्ध हुआ। यद्यपि अफगानों की संख्या मुगलों से चौगुनी थी, फिर भी वे परास्त हुए। सिकंदर शाह भागकर पंजाब की पहाड़ियों में छुप गया। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया और 15 वर्ष बाद पुनः दिल्ली के तख्त पर आसीन हुआ। हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को बैराम खां के संरक्षण में पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया, क्योंकि पंजाब में सिकंदर शाह उत्पात मचाए हुए था। अब देखिए, हालांकि हुमायूं ने 1555 ईस्वी में अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पा लिया, लेकिन वो अधिक समय तक अपने साम्राज्य पर शासन नहीं कर सका और 24 जनवरी 1556 ईस्वी को शाम के समय हुमायूं अपने पुस्तकालय की छत पर अपने सरदारों से बात कर रहा था। इसी समय उसे मस्जिद से अजान सुनाई दी। अतः संध्या की नमाज का समय समीप जानकर वह शीघ्रता से सीढ़ियाँ उतरने लगा कि उसका पैर चोगे में फंस गया और वह सिर के बल गिरा। उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई और दाहिने कान से खून बहने लगा। 26 जनवरी 1556 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। लैनपुल ने ठीक ही लिखा है
कि जिस प्रकार हुमायूं तमाम जिंदगी भर गिरते पड़ते चलता रहा, उसी प्रकार गिरते पड़ते ही वह इस जीवन से मुक्त हो गया। तो ये था मुग़ल बादशाह हुमायूं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।